Hello aspirants, welcome back to Itakshila classes. My name is Vasundhara Thakur and today we are going to begin with the second part of pronouns which is the rules related to pronouns. ठीक है, अभी तक हमने जो भी किया हमने डिस्कस किया pronouns के different types, उसकी definition and everything that you need to know about pronouns. But today we are going to start with different rules that are associated with pronouns. इसी से आपको जो है questions करने में ईज मिलेगी एंड लेट्स सी कि प्रोनाउन के जितने भी रूल्स हैं वो क्या एक्सप्लेन करते हैं इनके बारे में, राइट. सो लेट्स बिगिन. सबसे पहला जो हमारा रूल है वो कहता है कि सिंस अ पर्सनल प्रोनाउन वर्क्स इन प्लेस ऑफ अ नाउन द नंबर जेंडर एंड पर्सन ऑफ द प्रोनाउन मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द नाउन ओनली. तो अगर मुझे ये बात कहनी है कि राम हैज़ लॉस्ट हिज बुक्स, अगर वो अपनी बुक्स की बात कर रहा है तो मैं देयर नहीं लगा सकती. ही का प्रोनाउन विल बी हिज, दे का विल बी देयर, शी का हर, आई का माई. इस तरीके से प्रोनाउंस जो है वो फिक्स्ड है. हर एक प्रोनाउन जो है वो फिक्स्ड है, राइट. उसको आप चेंज नहीं कर सकते. चलिए नेक्स्ट कहता है व्हेन टू और मोर सिंगुलर नाउन्स आर जॉइंड बाय एंड, राइट. व्हेन टू और मोर सिंगुलर नाउन्स आर जॉइंड बाय एंड द प्रोनाउन फॉर देम ऑलवेज इज इन द प्लूरल नंबर. लेकिन अगर दो सब्जेक्ट्स के बीच में एंड लग जाए, फॉर एग्जाम्पल मोहन एंड सोहन हैव लॉस्ट हिज बुक्स, क्या ये करेक्ट है? नहीं. मोहन एंड सोहन ने अपनी बुक्स खो दी तो मोहन एंड सोहन हैव लॉस्ट देयर बुक्स, राइट. तो आपका यहाँ पे करेक्ट जो प्रोनाउन है वो हिज नहीं होगा, वो क्या होगा? देयर. तो ये काफ़ी सिंपल है, ये चीज़ें आपको पता है, इसलिए जस्ट यू नीड टू रिवाइज एंड ब्रश अप ऑन योर स्किल्स एंड द रूल्स दैट यू हैव ऑलरेडी लर्नड, राइट. द थर्ड रूल सेज व्हेन टू और मोर सिंगुलर नाउन्स जॉइन बाय एंड. कभी ऐसा भी होता है कि दो सिंगल नाउन्स हैं, दोनों के बीच में एंड लगा है, बट दोनों से पहले ना एक चीज़ लगी हुई है, या तो ईच या एवरी. फॉर एग्जाम्पल एवरी स्टूडेंट एंड एवरी टीचर, राइट. ईच ऑफ राम एंड श्याम. जब भी ईच एवरी इस तरीके का कुछ लगे तो आप क्या देखोगे कि जो प्रोनाउन है वो सिंगुलर होना चाहिए. ईच और एवरी का मतलब ही होता है हर एक. तो जब एक आ गया तो यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट होगा वो हमेशा सिंगुलर होना चाहिए. देखो एवरी स्टूडेंट एंड एवरी टीचर टुक हिज और हर सीट. ईच ऑफ राम एंड श्याम हैज़ डन हिज वर्क. Each man and each boy in the party has got his share, right. अगर स्पेशल केस क्या है, अगर एक जगह ईच लगा हो और एक जगह एवरी, मतलब ईच बॉय एंड एवरी गर्ल, अगर ऐसा हो कि हर एक लड़का और हर लड़की, ईच बॉय एंड एवरी गर्ल, तो जो भी वर्ब है और प्रोनाउन है वो किसके अकॉर्डिंग रहेगा? सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग. सिंपल वर्ड्स में कहें तो मैं आपको लिख के एक एग्जाम्पल बता देती हूँ. Each boy and every girl is doing his work. अब आप पूछोगे यहाँ हर क्यों नहीं लगाया? क्योंकि दोनों के आगे क्या लगा है? ईच और एवरी. सो एवरीथिंग विल बी डिपेंडिंग अपॉन द फर्स्ट सब्जेक्ट, राइट. और कभी कभी क्या होता है जब ईदर और या नीदर नॉर से कोई भी केस स्टार्ट हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल ईदर द मैनेजर और हिज सबॉर्डिनेट्स, नीदर द मैनेजर नॉर हिज सबॉर्डिनेट्स. अगर इस तरीके का केस बन जाता है तो हम फर्स्ट नंबर पे सिंगुलर नाउन को रखना प्रेफर करते हैं और प्लूरल वालों को बाद में और के बाद रखते हैं. और जो भी प्रोनाउन है वो हमेशा किसके रिस्पेक्ट में होता है? हमारे सेकेंड सब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में. ये आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में भी काम आएगा. EO2 या NN2 यानी ईदर और में सेकेंड सब्जेक्ट, ईदर और में सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब लगता है. और अब आप ये देख लो कि प्रोनाउन भी उसी के अकॉर्डिंग लगता है. तो ईदर द मैनेजर और हिज सबॉर्डिनेट्स फेल्ड इन देयर ड्यूटी, राइट. सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर. ये चीज़ें शायद आपको पता ना हो. When two subjects are joined by either or neither nor, then the verb and pronoun will always be used in accordance with S2. यही बात हमने अभी करी. Neither Ram nor his parents confessed his guilt. ये गलत है. हमारा सेकेंड सब्जेक्ट क्या है? पेरेंट्स. दे आर प्लूरल, तो यहाँ पे क्या लगेगा? Neither Ram nor his parents confessed their guilt. ठीक है.
सिक्स्थ रूल देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप रीड खुद से कर सकते हैं, मैं आपको सिर्फ समझाने का काम करूँगी कि ये कहना क्या चाहता है सिंपल भाषा में, ठीक है जी। अब देखो, जब भी मैं दो चीज़ों की बात करती हूँ, कई बार मैं दो एंटिटीज़ की बात करती हूँ या दो, अगर मैं आपको आइटम्स की बात करती हूँ, तो मेरा जो उनके साथ प्रोनाउन रहेगा दैट विल ऑलवेज बी ईदर और ईच। व्हाट डू आई मीन व्हेन आई से दैट, कि मैं हमेशा ईदर या ईच लगाऊंगी। क्यों? ईदर का मतलब ही होता है या नीदर का मतलब ही होता है टू। ईदर या नीदर का मतलब ही क्या होता है? टू। यानी अगर मेरे पास दो चीज़ें हैं, लाइक ईदर ऑफ द टू बॉयज़, तो मैं क्या यूज़ करूँगी? लेकिन अगर मेरे पास थ्री है, लाइक डैश ऑफ द थ्री बॉयज़, तो मैं लिखूँगी एनी ऑफ द थ्री बॉयज़ या नन ऑफ द थ्री बॉयज़। ईदर की जगह एनी, नीदर की जगह नन। That is something that you need to remember. So if you read the examples, either of the two girls can pay for it, neither of the two brothers has been selected, any one of the employees can claim it, none of the students of this class has passed. तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो भी आपकी टू चीज़ें हैं, जो जहाँ पे भी टू नंबर इन्वॉल्व होता है, दैट विल ऑलवेज बी यूज्ड अलॉन्ग विद either or neither. But more than two entities, they will always take which pronoun? Any or none. राइट ये स्पॉटिंग एरर्स का एक बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चंस में आता भी है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट रूल दैट यू नीड टू फॉलो और रिमेंबर इज दैट वन इज ऑलवेज फॉलोड बाय वन। ये बड़ी सिंपल सी टर्म्स में मैं आपको बता रही हूँ। कई बार हम बोलते हैं ना कि वन शुड डू डैश वर्क, कईयों को लगता है यहाँ पे आएगा वन शुड डू हिज वर्क, वन शुड रिस्पेक्ट हिज एल्डर्स। नो, वन शुड डू वंस वर्क। जैसे हम बोलते हैं ना, ही शुड डू हिज वर्क, शी शुड डू हर वर्क, वैसे ही वन शुड डू वंस वर्क। सो वन, इफ वन इज इन द सब्जेक्ट, द प्रोनाउन इट विल ऑलवेज बी फॉलोड बाय विच प्रोनाउन? वंस। सो one should keep one's promise, one should do one's duty, one must finish one's task in time. So this is quite simple, you need to remember this, right? Now next look at the eighth rule, which is very important. देखो, when any pronoun functions as the complement of the verb, complement है ना, इसके बहुत सारे forms, ठीक है। अब देखो be जो एक word है ना, इसके बहुत सारे brothers हैं, is, am, are, was, were, been। कभी भी अगर हमें वर्ब के बाद प्रोनाउन लगता है कोई, और वर्ब भी कौन सा? बी के इन ब्रदर्स में से कोई भी फॉर्म अगर लग जाए, तो वो प्रोनाउन का हमेशा सब्जेक्टिव केस होगा। हमने सब्जेक्टिव केस किया था जहाँ पे प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट में लगता है। जैसे आप कभी नहीं बोलते कि मी इज़ गोइंग टू मार्केट, आप क्या बोलते हो? आई एम गोइंग टू मार्केट। पर आप कभी ये नहीं बोलते कि आई एम टॉकिंग टू ही, आप क्या बोलते हो? आई एम टॉकिंग टू हिम। ऑब्जेक्ट में एक पर्टिकुलर टाइप का प्रोनाउन लगता है, सब्जेक्ट में एक पर्टिकुलर टाइप का प्रोनाउन लगता है, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन इस तरीके से होते हैं ना, इट इज़ मी हु हैव टू गो, ये गलत है। यहाँ देखो, सब्जेक्ट में बी का ब्रदर इज लगा हुआ है, उसके जस्ट बाद प्रोनाउन लगा हुआ है, तो ये कभी ऑब्जेक्टिव केस में नहीं होगा। वो क्या होगा? इट इज़ आई हु हैव टू गो। कई बच्चे बोलते हैं इट इज़ आई हु हैज़ टू गो। नो, आप खुद सोचो, आई के साथ हैव लगता है, हैज़ लगता है? हैव लगता है ना, तो ये करेक्ट है। इट इज़ हिम हु इज़ टू ब्लेम, इट इज़ ये ही हु इज़ टू ब्लेम, सब्जेक्टिव केस। इट वॉज ही हु कुड सॉल्व द प्रॉब्लम ईजिली, ये करेक्ट है। तो वेन एवर यू हैव अ ब्रदर ऑफ बी इन एनी फॉर्म, आप हमेशा क्या करोगे? उसको कॉम्प्लीमेंट जो भी वर्ब का होगा, आप उसके साथ हमेशा क्या लगाओगे? सब्जेक्टिव केस, ठीक है जी। चलिए, तो हमारा नेक्स्ट रूल किसके बारे में बात करता है कि वेन एवर अ प्रोनाउन फंक्शंस एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द मेन वर्ब, अगर हम किसी भी सेंटेंस में प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट में लिख रहे हैं, यानी कि एंड में लिख रहे हैं, तो वो प्रोनाउन ऑब्वियसली हमेशा कैसे एक्ट करेगा? एज एन ऑब्जेक्टिव केस। तो अब आप देखो, जैसे इट इज़ फॉर हिम टू कंसिडर, इट इज़ फॉर होम टू कंसिडर। ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज गिव यू द आंसर ऑफ व्हाट और होम, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं आस्क
ही टू गो, नो, आस्क हिम टू गो, बिकॉज हमें क्वेश्चन किसका ढूंढना है, आस्क हुम टू गो. सो दैट इज वाई this would be correct and you will be using objective case rather than subjective case. ठीक है. Now the 10th rule we are skipping for now because this is something that we'll do in subject verb agreement as well. Now कभी भी अगर personal pronoun और it is connected by a conjunction with some other word, वो भी objective case में, तो जो आप use करोगे pronoun वो भी वैसे ही रहेगा. जैसे देखो, these clothes are for you and I, ये गलत है. These clothes are for whom, you and me, and because it is coming in the end, तो obviously ये objective case में रहेगा और ना कि subjective case which is this. ये हमेशा कब आता है, जब आप इसको first में लिखते हो, beginning में लिखते हो, right? Similarly कोई भी sentence अगर let से शुरू होता है, उसके पीछे जो pronoun का case होता है वो always objective case में होता है. जैसे आप कभी नहीं बोलोगे कि let I help you, you'll always say let me help you, let him do his work, not let he do his work, right? कभी आप ऐसा नहीं सुनते हो sentences इस type के. That is why what is the rule with let, you always use the objective case of pronouns, right? Now I think I have told you about the first, second, third person in the pronouns, which is very important, जो आपको मैंने starting में बता दिया था. तो first person I told you is I, सेकेंड पर्सन इज यू एंड द थर्ड पर्सन इज एनी एक्स वाई जी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. ठीक है. कभी भी मान लो मेरे पास अगर 3 प्रोनाउंस आपको एक सेंटेंस में आ जाए, लाइक ही, यू, आई, और आगे कुछ भी सेंटेंस दिया हुआ कि डैश डैश एंड डैश आर गोइंग टू द मार्केट. ठीक है. अब इनको आप किस तरीके से अरेंज करोगे? क्या आप कुछ भी अपनी मर्जी से आई यू, ही आई यू, इस तरीके का कॉम्बिनेशन बना के लिख सकते हो? Yeah, there is a special technique to solve these questions. So yes, there is a particular number that you have to follow. तो कभी भी अगर ऐसा हो कि आप कोई नेगेटिव काम कर रहे हो, जैसे नेगेटिव काम यानी एनी नेगेटिव एक्शन, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से दैट यू नो दे आर गोइंग टू जेल, डैश डैश एंड डैश आर गोइंग टू जेल, तो आप क्या लिखोगे? यू, ही एंड आई. तो दिस विल बी sorry, that was in case of positive action. Negative action में you will keep yourself first. So first, second and third. You will say I, you and he will go to jail. This is a negative action, right? यहीं अगर कोई तारीफ का काम हो या कोई नॉर्मल काम हो, जैसे we will be awarded या we are going to the zoo, तो आप पहले किसको रखोगे? सेकेंड पर्सन को, फिर थर्ड पर्सन को और फिर फर्स्ट पर्सन. ठीक है. So when you are expressing a positive idea, the sequence of pronoun should be 2 3 1, but for negative expression or negative activities keep yourself first, तो order will be 1 2 3, right? ये दोनों ही चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी. जैसे let के साथ हम हमेशा objective case लगाते हैं pronouns का, वैसे कई और भी words हैं जिनके बाद you will always use the objective case irrespective कि आपका pronoun कहाँ placed है. जैसे but, except, between, like everyone laughed but me, not I. No one attended the meeting except him. Except है ना, तो उसके बाद him. Let us laugh away our sorrows. Let us, right? This is between you and me, not I. So, what do you mean? What do I mean when I say this? That with certain words, you always use the given case of pronoun, and that is objective in this situation, right? So you will use objective case. This is something which is very easy. Some is used in affirmative sentences. जब भी मैं बोलती हूँ I have some work, I will not say I don't have some work. I will say I don't have any work. So any is used in negative sentences and some is used in positive or affirmative sentences. ये आपको याद रहेगा. देखो जैसे I shall buy some apples. I shall not buy any apples. Have you bought any apples? ये क्या आएगा? ठीक है. I shall read any book. I shall read some book. ये गलत है. So positive के केस में always you will go with some. I जैसे हम बोलते हैं अगर negative sentence हो I don't have any money. But if I'm using an affirmative sentence, I will say I have some money. I don't have some money, ये गलत है, right? So this is something that you need to remember. Rule number 17 talks about
कलेक्टिव नाउन, जैसे हम बात करते थे कि जब भी कोई कलेक्टिव नाउन होता है, इफ दे आर वर्किंग टुगेदर एज अ टीम, दे आर सिंगुलर, but if they are divided, they are plural. And if you don't know about this rule, then you should definitely check out the video on the nouns, and you will come to know about it, right? Now I told you reciprocal pronoun में दो चीज़ें होती हैं, each other और one another. ये आपको पता होना चाहिए. Each other is used for two persons and one another is used for more than two persons. We have discussed this, it's done, so we won't waste our time on this. Okay. Who always gives the answer of nominative यानी subjective case, जैसे he is knocking at the door. Who is knocking? He. Who भी starting में और he भी starting में. I am talking to him. I am talking to whom? Him. So if who का आंसर आ रहा है, प्रोनाउन अपने subjective case में रहेगा. whom का आंसर आ रहा है तो वो objective case में रहेगा. ठीक है. possessive का आपको पता ही है. which and that में मैं आपको फ़र्क बता चुकी हूँ. So this is something that you can solve. Now let us look at some previous year questions from pronouns. The first says, this is the old man whom I said had helped me. This is the old man whom I said had helped me. ये वही old man है जो मैंने कहा था जिन्होंने मेरी मदद करी है. यहाँ पे whom नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, who had helped me. अगर हमें I said हटाए तो ये लिखोगे ना, अब this is the old man who had helped me. Similar will be the case here. It is not difficult to believe that a man who has lived in the city for a long time, he will never feel at home anywhere else in the world. This was in series 2017. Now see, all this is correct, but ये जो he है ना, ये unnecessary है. इसकी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे. आप सीधा लिखोगे who has lived in the city for a long time will never feel. We are talking about a general, कोई भी आदमी की बात कर रहे हैं, not a specific person. So we don't have to use he. Okay. What will be the answer? C. I tried to meet the person whom you said was looking for me. अगर हम यहाँ से again you said हटा दें, I tried to meet the person, तो यहाँ क्या आना चाहिए, whom was looking for me और who was looking for me. तो एरर यहाँ पे कहाँ है, B में. My sister and me are planning a trip from Jaipur to Delhi. My sister and me दोनों सब्जेक्ट में आ रहे हैं. सब्जेक्ट मतलब शुरू करें, करता है दोनों सेंटेंस के. तो अब माई सिस्टर तो चलो ठीक है, मी क्यों लगाया, मी तो हमेशा एंड में लगता है, ऑब्जेक्ट में लगता है, तो यहाँ क्या लगेगा, आई, सब्जेक्टिव केस. डन. इसी के साथ हम लोग वोकैब वाली करते हैं थोड़ी सी. देखो, फ्लमक्स का मतलब होता है कंफ्यूज. व्हेन यू से आई एम फ्लमक्स्ड, आई एम कंफ्यूज्ड, आई एम बिविल्डर्ड, ओके, पजल्ड, परप्लेक्स, राइट, प्रेडिकमेंट, ये सब वर्ड्स आपको पता होने चाहिए. बैफल. ठीक है जी. बॉइस्ट्रस का मतलब क्या होता है, समथिंग और समवन हु इज़ वेरी लाउड एंड एनर्जेटिक. ठीक है. द स्टूडेंट्स वर क्वाइट बॉइस्ट्रस, सो दे आर लाउड एंड एनर्जेटिक. कोलोसल स्टैंड्स फॉर समथिंग विच इज़ वेरी ह्यूज और gigantic. And what is ephemeral? Ephemeral is something which has a very short life, short-lived. ठीक है, जैसे human life is ephemeral, it's only for very short period of time, right? So these were basically your pronouns, and I hope कि आपको कुछ समझ आया होगा. ठीक है. And अब हम लोग मिलते हैं next class में, and we are going to begin with adjectives. Thank you so much, and follow and subscribe for more such content.